अस्सलाम वालेकुम जी। लेक्चर नंबर 58 है जी। इस लेक्चर का एक ही पार्ट होगा मेरे भाई जी। ये ज़रा आए, आप इस तरह करें, IS 16 पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 20 ओपन करें। IS 16 पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 20 ओपन कर ले मेरे भाई। ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू द नॉन कंप्लायंसेस पॉइंटेड आउट बाय द CEO। CEO किसे कहते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो ऑपरेशन हेड नहीं होता किसी भी कंपनी में जो बंदा, सही है बच्चों, उन्हें उसे क्या कहते हैं जी? बोले शाबाश जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जी। शाबाश शाबाश, आप लोग भी इधर एक्टिव होकर बैठा करें। एक तो आप लोगों ने टेस्ट नहीं करवाए, अभी तक अपलोड नहीं किए। एक तो वो रीजन आपने लिख के देनी है जी हमें, आपने रीजन लिख के देनी है। ये जो कंफर्म जनरतियों का ग्रुप है ना, आप लोगों ने ये रीजन लिख के देनी है कि आप लोगों ने अभी तक टेस्ट क्यों नहीं अपलोड किए जी। इधर आए जी। कहता यू आर द गुड्डू, इधर देखो, यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ पैराडॉक्स लिमिटेड। माशाल्लाह, मुबारक हो भाई, फाइनेंस मैनेजर बन गए। कहता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ PL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 आर अंडर। भाई इधर फोकस करो ना, क्यों बातें कर रही हो आपस में जी। पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 20 IS 16 का 226 है जी। कहता फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कहता PL फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2023 की अंडर क्या है बच्चे? बोलो शाबाश, प्रेपरेशन। फोकस करना है जरा, बोलो जरा बोल के। कहता जी इन द बिगिनिंग ऑफ 2023 के आगाज में PL अडॉप्टेड द रिवैल्यूएशन मॉडल। क्या मेरे भाई? ये जो कॉस्ट मॉडल अडॉप्ट करना या रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट करना, ये मेरे भाई क्या होती है? कंपनी की पॉलिसी होती है। क्या होती है? इट्स अ कंपनी पॉलिसी। कहता जी फॉर द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ PP, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ये मुझे बताएं इनका मॉडल कौन सा है? रिवैल्यूएशन या कॉस्ट? बोलो भाई, बोले बच्चों, रिवैल्यूएशन। ए न्यू CEO हैज रिसेंटली ज्वाइंड PL। एक नया CEO आया, उसने ज्वाइन किया क्या जी? GPL। ही हैज पॉइंटेड आउट द फॉलोइंग नॉन कंप्लायंसेस। कहता है ये सही काम नहीं हो रहे ऑफ IFRS। कहता IFRS की कंप्लायंस नहीं हो रही, यानी खिलाफ वर्जी हो रही है। आफ्टर रिव्यूइंग द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ PL। क्या मेरी बात समझे हैं जी? अच्छा, इसलिए कहते हैं बंदे को ना इतनी एफिशिएंसियां नहीं मारनी चाहिए कि ये भी गलत है वो भी गलत है। पहले सही उसको क्या करना चाहिए? बोलो शाबाश, जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए जी? ये तरह पढ़िएगा और बोंगियां सुनिएगा। नया जो CEO आया ना, उसकी बोंगियां सुनिएगा। IS 16 कहता है डज नॉट अलाउ सेलेक्टिव रिवैल्यूएशन, सो ऑल क्लासेस ऑफ PP शुड हैव बीन क्या मेरे भाई? रिवैल्यूड। सोच के 1-2 मिनट सोच के जवाब देना है आपने, बोलना नहीं है, सोच लेना रहा। 1-2 मिनट है आपके पास, सोच लें। हमारा बेटा CEO से भी ज्यादा गर्क हुआ है। हमारे ख्याल से तो जो CEO ने कह दिया वही बात सही है। वो देखें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है अगला यार, उसने भी छुट्टियां की होंगी ना, नहीं पढ़ा होगा गौर से, टेस्ट नहीं दिया होगा, ना टेस्ट दिया ना टर्म टेस्ट दिया, ना क्लासेस पूरी हैं। वो भी 2-2.5 की स्पीड पे लेक्चर को सुनता होगा जी। जवाब बताएं बच्चों, इसका कौन बताएगा जवाब? वेल्डन, शाबाश जी। इन्होंने कहा जी, मुझे लगता है सिर्फ इन्हीं का पेपर है बस। इन्होंने कहा जी सर ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? गलत है। क्या है? लव्स पढ़ें। कहता जी डज नॉट, IS 16 डज नॉट अलाउ सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन। किस पर? किस पर बच्चों सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन की इजाजत नहीं है? ऑन सेम क्लास ऑफ एसेट्स। ये तो मैंने कई दफा आपको ये बात बताई है। अगर है प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, हो सकता है लैंड और बिल्डिंग पर रिवैल्यूएशन हो। हमने कई सवाल कर छोड़े हैं ऐसे मेरे भाई, आप पढ़ लें अदर इन्फॉर्मेशन जाके। मेरा ख्याल है GNU कैश ट्रॉट लिमिटेड की, इस तरह के सवालों की आप अदर इन्फॉर्मेशन पढ़ें। ज्यादा जी PP के अंदर क्या है जी? मॉडल कॉस्ट मॉडल है, एक्सेप्ट लैंड या बिल्डिंग या इस तरह की कुछ बातें आप पढ़ लें जाके।
सेम क्लास ऑफ एसेट पे सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन की इजाजत नहीं है। बाकी मेरे भाई देयर इज द पॉसिबिलिटी प्रॉपर्टी रीवैल्यू हो रही हो, बाकी चीजों पर कौन सा मॉडल हो, कॉस्ट मॉडल हो। क्या मेरी बात समझे हैं कि नहीं समझे जी? कहता जी iOS 16 डज नॉट अलाउ सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन, सो ऑल क्लास, नहीं बच्चों ऑल क्लास का लफ्ज नहीं आएगा, क्या आएगा, सेम क्लास। ये गलत है जी। कहता से ऑल क्लास ऑफ पीपी शुड हैव बीन रीवैल्यूड, आपने कहना गलत है, ये पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, गलत है। आपने कहना जी iOS 16 कहता है सेम क्लास ऑफ एसेट पे सिलेक्टिव रिवैल्यूएशन नहीं है, ऑल्दो देयर इज द पॉसिबिलिटी कि डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाए, यानी कुछ पर रिवैल्यूएशन और कुछ पर क्या, ये कॉन्सेप्ट ऑल क्लास पर अप्लाई नहीं होता। सोल्यूशन पढ़ लें जाके जी, सोल्यूशन पढ़ लें मेरे भाई जाके, शाबाश जल्दी करें। जी सोल्यूशन पढ़ ले मेरे भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। देखें कोई समझ आ रही है बात? भजन की पल्ले पढ़ रहे हैं भाई, बोलो भी, भजन की पल्ले पढ़ रहा है बच्चों, बच्चों बोलो, पल्ले पढ़ रहे हैं कि नहीं, कोई समझ आ रही है? जी बताएं क्या लिखा है इन्होंने, बताएं क्या लिखा हुआ है जी, जवाब देना क्या लिखा है यार, कुछ तो बोल लो यार, कुछ तो बोल लो, अल्लाह के बंदो क्या लिखा है, जवाब देखें, बताएं क्या लिखा हुआ है जवाब में, कुछ तो बोल लो यार। अगला बंदा भूल ही जा रहा है, मुंह उठा के बैठे हैं बस। ये इंग्लिश में नहीं, जो पढ़ के समझ आई है वो बता दें मुझे क्या लिखा है। भाई क्या समझ आई है बता दें यार, अपने लफ्जों में बता दें क्या समझ आई है, मैं आगे चलूं फिर। जी ये जरूरी नहीं है कि तमाम एसेट्स जो हैं यानी ऑल क्लास पर रिवैल्यूएशन हो, ये कॉन्सेप्ट किस पे अप्लाई होगा, सेम क्लास पर जी। अडॉप्शन ऑफ द अडॉप्शन ऑफ द रिवैल्यूएशन मॉडल हैज बीन अकाउंटेड फॉर एज अ चेंज इन एस्टीमेट प्रोस्पेक्टिवली, और कहता तो इज इट इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। ये जरा बताइए जरा क्या कहना चाह रहे हैं। adoption of revaluation model has been accounted for, कहता जी जो अडॉप्शन है ना रिवैल्यूएशन मॉडल, ये चेंज इन एस्टीमेट है, ये चेंज इन एस्टीमेट है या चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? आपने कहना जी वो तो, ये तो मैं वैसे मिसाल दे रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं कहना। आपको पता है जी चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या होता है, वो लाइफ का चेंज होना, डेप्रिसिएशन मेथड, रेट, इस तरह की बातें, रेसिडुअल वैल्यू। आपने कहना जी अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल, ये क्या है जी, बोले शाबाश, हाँ जी जी पढ़ लें, सोल्यूशन पढ़ लें। जी पढ़ लिया? जी बता दें क्या लिखा हुआ है। ये चेंज इन क्या है बच्चों, ना के चेंज इन अकाउंटिंग, हाँ जी, ना के चेंज इन एस्टीमेट। कहता है iOS 16 रिक्वायर्स इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम, मस्ट बी, ये इसमें थ्योरेटिकल सवाल भी बनाया हुआ है हमने, मस्ट बी ट्रांसफर फ्रॉम सरप्लस टू, बट द ट्रांसफर हैज नॉट बीन मेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कहता मस्ट बी, कहता आपने क्या करना है जी, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, वो सरप्लस को डेबिट, रिटेन अर्निंग को क्रेडिट करना ही करना है जी, ऐसे ही है। यहाँ आपके पास चॉइस है जी, या क्या है बच्चों, दो तरीके हैं, या तो इससे इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन यानी सिस्टमैटिक बेसिस पे सरप्लस को कम करो, रिटेन अर्निंग को बढ़ाओ, या फिर एट द टाइम ऑफ, ये तो एंटिटी की डिस्क्रिशन है, एंटिटी का डिसीजन है, जैसे मर्जी वो चूज कर लें जी, जो सा मर्जी तरीका अडॉप्ट कर लें जी, पढ़ लें शाबाश। इट इज ऑन कंपनीज या मैनेजमेंट्स डिस्क्रिशन वेदर टू अडॉप्ट एनी ट्रीटमेंट, क्या बच्चों, ठीक है जी, सरप्लस may be reduced subsequent, may be reduced, बोलो शाबाश, surplus may be reduced
सिस्टमैटिकली, सही है जी। यानी 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 क्या बच्चों, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज करना, और मे बी ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। आप बड़ा मुख्तसर करके भी ये बात को लिख सकते हैं जी, बात देख लें, यही लिखी होगी, आगे पढ़ लें। कहता सम व्हीकल हैज बीन गिवन ऑन रेंट बाय पीएल। भाई बात सुनना, दीज शुड हैव बीन इंक्लूडेड इन द, बट इंस्टेड दे आर इंक्लूडेड इन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश करें, क्या कहना चाह रहे। कहता कुछ व्हीकल्स हैं रेंट पे दी हैं, दीज शुड बी इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लो जी, बेवकूफ है ये, इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का भी नहीं पता वो क्या होती है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ क्या होगा जी, लैंड एंड बिल्डिंग जाएगी, बाकी जितनी भी चीजें हमने रेंट पे दी हैं बच्चों, वो है नॉन करंट एसेट, रेंट पे है तो वो क्या है, बोलो शाबाश, वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। IAS 16 में ही उनका ट्रीटमेंट होगा जी। सोल्यूशन पढ़ लें भाई, कैसा नाम है, चलो कोई नहीं, वो उनसे कह देंगे, चलो कोई जी। बच्चा पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया जी बच्चों, पढ़ लिया, डन है जी, डन सर। अच्छा आप इस तरह करें, अब आपका ना टेस्ट नंबर 7 हुआ था, याद है आपको, आपका टेस्ट नंबर 7 हुआ था, है आप लोगों के पास टेस्ट 7? टेस्ट नंबर 7 है जी आप लोगों के पास जी, ओपन कर लें जी। वो असल में मुझे इधर ओपन करना चाहिए, लेकिन ना वो हो नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है। जी आपने कर लिया जी ओपन, है ही नहीं, टेस्ट 7 नहीं है आपके पास, टेस्ट नंबर 7 है आपके पास या नहीं है बच्चों? मोबाइल में देखे ना, कहां से दिया था फिर आपने? अच्छा जी चलो, आप इस तरह करें जी, टेस्ट नंबर 7 में जो क्वेश्चन आए थे ना, मैं आपको बता देता हूँ। आप हो जाएं जी IAS 20 पे जाएं, IAS 20 में थ्योरेटिकल सवाल होगा, वो आया होगा। IAS 20 में जाएं, IAS 20 में, शाबाश, IAS 20। ये क्वेश्चन था मेरा ख्याल है, जरा देखें, ये नहीं था, यही क्वेश्चन था ना? अच्छा ये देखें जरा, कहता जी डिस्कस हाउ द फॉलोइंग शुड बी डीड। ये तो मेरा ख्याल मैंने एक दफा पहले भी डिस्कस किया था, ये मैंने डिस्कस किया हुआ है ना। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन भी था, वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, वो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है? वो कौन सा था, डीप सी, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन था, इसका ए ऑप्शन था, ठीक है जी, ये पढ़िएगा, ये भी डिस्कस कर दिया था मैंने, ये डिस्कस हो गया था, ये भी हो गया था। अच्छा जी, अच्छा एक जी क्वेश्चन बैंक का सवाल था डीप सी वाला, वो डिस्कस हुआ, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हुआ जी, ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये डिस्कस हुआ बच्चों? नहीं ये वाला ये वाला, ये डीप सी, ये देखें जरा, ये डीप सी वाला क्वेश्चन ही था मेरा ख्याल है। इसका मतलब टेस्ट हमारा क्या है, ऑलरेडी टेस्ट नंबर 7 डिस्कस हो चुका है, डन। आपके जितने टेस्ट आज तक हुए हैं सारे टेस्ट के हो चुके हैं बच्चों डिस्कस। टर्म टेस्ट रह गया जी मेरे जिम्मे, अब कौन सा टेस्ट रह गया जी, टर्म टेस्ट। भाई मैंने सारे टेस्ट डिस्कस किए हुए हैं, कुछ तो मैंने पूरे क्वेश्चंस करवाए हैं, डिस्कस नहीं किए, सॉल्व करवाए हैं जी। मेरी तरफ से चीजें पेंडिंग नहीं है, आप लोग कर ही जाओ पेंडिंग, शाबाश, ना लो लेक्चर।
अच्छा आप जरा सुनिएगा, बात जरा गौर से सुनिएगा। टेस्ट 8, टेस्ट 8 पेंडिंग है भाई, वो तो अभी टेस्ट ही नहीं हुआ ना, तुम तो वो बात कर रहे हो जी। इधर आए जी, इधर आए, शाबाश। अब आप इस तरह करें, चलें ठीक है जी, ये तो हमारा टारगेट अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही अचीव है। टेस्ट 7 तो ऑलरेडी क्या है, मेरा ख्याल था ये नहीं डिस्कस हुई चीजें, ये तो हमारी चीजें डिस्कस हैं। वापस आ जाए बच्चों, वापस। अब ना ध्यान से भाई, ध्यान से फोकस, मतलब कि चुप, ध्यान से ऐसे तरह रिलैक्स होकर बैठ जाए, तसल्ली से। बड़ी अहम बातें होने लगी हैं, एक्सट्रैक्ट्स के बारे में बातें होने लगी हैं। किसके बारे में बच्चों? जरा फोकस चाहिए आपका, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए बच्चों। IS-20 पे आए बच्चों, किस पे आए? IS-20 पे आ जाए बच्चों, किस पे आए जी? अभी जरा छोड़ दें, जरा ये वाला जो लेक्चर है ना, इसमें नई बातें नहीं पढ़ानी, इसमें जरा सोचना है, डिस्कस करना है बातों को, जरा दिमाग खुल जाए आपका, इस तरह की कुछ बातें। जी मुझे बताएं, जरा जरा फोकस से बताइएगा बच्चों। IS-20 के एक्सट्रैक्ट्स बनाना चाह रहा हूं मैं। क्या करना चाह रहा हूं? एक है जी डायरेक्ट मेथड और दूसरा क्या है बच्चों? इनडायरेक्ट। ऐसे ही है मेरे भाई, चलें बताएं जरा, शाबाश बताएं जी। प्रॉफिट और लॉस में क्या क्या आएगा, एसओएफपी में क्या क्या आएगा, सोच के बताना, डायरेक्ट में और इनडायरेक्ट में। जी अगर तो नॉन करंट एसेट है जी, उसके बदले में ग्रांट मिली है और वो डेप्रिशिएबल भी है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस प्रॉफिट और लॉस में आएगा। और बच्चों अगर डायरेक्ट मेथड है और साथ ग्रांट इनकम भी आएगी, आएगी मेरे भाई, आएगी ना? ग्रांट इनकम अलहदा और डायरेक्ट और एक्सपेंस बच्चों अलहदा। और अगर मेरे भाई रेवेन्यू एक्सपेंस है, उसके बदले में ग्रांट मिल गई है और डायरेक्ट मेथड है, तो बिल्कुल यही वाली बातें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस नहीं होगा, वेजेस एक्सपेंस, कुछ इन्वायरमेंटल एक्सपेंस, इस तरह की बातें। और इनकम किताबों में लहदा आ रही होगी, आ रही होगी। शुरू में एंट्री क्या करेंगे? कैश, डेबिट, डेफर्ड, ग्रांट, इनकम, क्रेडिट। अच्छा जी, अब आ जाए इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर। किसके ऊपर मेरे भाई? इनडायरेक्ट मेथड रेवेन्यू एक्सपेंस है, बताएं जी, कैश, डेबिट, डेफर्ड, ग्रांट, इनकम, क्रेडिट। फिर क्या होगा? अब आपने क्या करना है, आपने कहना एक्सपेंस, डेबिट, और बच्चों बोलो शाबाश, कैश, बैंक, पेबल, क्रेडिट, या कैश या बैंक क्रेडिट, पेबल नहीं करना। और बच्चों अब डेफर्ड, ग्रांट, इनकम, डेबिट, रेवेन्यू एक्सपेंस की बात कर रहा हूं। डायरेक्ट मेथड है तो इनकम क्रेडिट, और अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो एक्सपेंस क्रेडिट, रिड्यूस एक्सपेंस होगा। क्या मेरी बात समझे? अच्छा अब मैं दोबारा ना डेप्रिशिएबल एसेट के केस में आ जाता हूं मेरे भाई। कैश, डेबिट, और बच्चों बोले शाबाश डेफर्ड, ग्रांट, इनकम, क्रेडिट, फिर प्लांट डेबिट या जो भी चीज है, और कैश या बैंक क्रेडिट। अब मेरे भाई डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड क्या करेंगे? किताबों में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो रहा होगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। इनडायरेक्ट मेथड में एक इजाफी एंट्री करेंगे, प्लांट डेबिट किया, कैश क्रेडिट किया, कैश डेबिट किया, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट की, एक इजाफी एंट्री होनी है प्लांट क्रेडिट डेफर्ड ग्रांट इनकम। अब किताबों में कोई वजूद नहीं है किस चीज का, बोलो शाबाश, डेफर्ड ग्रांट का। अब बच्चों सिंपल सी बात है, आपके एसेट कम हो गया, अब रिड्यूस डेप्रिसिएशन किताबों में नजर आएगी, आएगी भाई। अच्छा जी, और अगर रीपेमेंट हो गई है, रीपेमेंट हो गई है मेरे भाई, क्या हो गई है? रीपेमेंट। तो भैया अगर तो नॉन करंट एसेट है जी, और आपने जो मेथड इस्तेमाल किया वो क्या है जी? डायरेक्ट मेथड। किताबों में डेफर्ड ग्रांट इनकम पड़ी है, तो आपने कहना जी कैश क्रेडिट, और मेरे भाई, और बोले, और बच्चों, और जी डेफर्ड ग्रांट इनकम और प्रॉफिट और लॉस, यानी ग्रांट फॉरफिटेड डिपॉजिट किताबों में आ जाएगा, ये डेबिट होगा, डन। और अगर इनडायरेक्ट मेथड डेप्रिशिएबल एसेट है, फिर क्या होगा? ग्रांट तो किताबों में है ही नहीं, हाँ प्रॉफिट और लॉस, ग्रांट फॉर डिपॉजिट डेबिट हो जाएगा। और मेरे भाई डेबिट क्या होगा? डेफर्ड ग्रांट तो किताबों में नहीं, आपने वो नेट कर दी थी ना एंट्री। अब क्या होगा बच्चों, बोलो शाबाश जी, प्लांट डेबिट हो जाएगा, डन। डन मेरे भाई, इधर तक कोई मसला? ये देखें, ये प्रॉफिट और लॉस पे मेरा ख्याल है यही चीजें मैक्सिमम आती हैं, आती हैं बच्चों, आती हैं बच्चों। अच्छा अगर गवर्नमेंट ने कोई पास में खर्चा किया, उसके बदले में आज ग्रांट दे दी है, तो ये ग्रांट होगी रिलेटेड टू द पास्ट। इसको कहां लेके जाएंगे? प्रॉफिट और लॉस में, एज एन इनकम, फौरन ले जाएंगे, डन मेरे भाई, इमीडिएटली। और अगर मेरे भाई
आपने कोई काम शुरू किया और पैसे नहीं है, गवर्नमेंट ने कहा ये लो फौरन पैसे पकड़ो, ये आपके हैं, कोई शर्त नहीं लगाई साथ, इसे कहते हैं इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। इसे क्या कहते हैं बच्चों? ये अभी फौरन आप प्रॉफिट और लॉस में एज एन इनकम ले जाएंगे। डन बच्चों। और एक है जी नॉन मॉनिटरी एसेट। क्या बच्चों? नॉन मॉनिटरी एसेट का ट्रीटमेंट कौन बता देगा? नॉन मॉनिटरी एसेट का ट्रीटमेंट कौन बताएगा? नॉन मॉनिटरी एसेट, नॉन मॉनिटरी, पैसे की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इधर, बजाते खुद कोई एसेट आ गया है, या तो आप इसे रिकॉर्ड करोगे फेयर वैल्यू पे या फिर नॉमिनल वैल्यू पे। किस पे मेरे भाई? नॉमिनल वैल्यू। मिसाल के तौर पे फेयर वैल्यू है एसेट की मेरे भाई, बहुत तवज्जो से बात सुननी है। फेयर वैल्यू एसेट की है जी, आपने कहा जी फला रेलिवेंट एसेट डेबिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट क्या होगा बच्चों? बोलो शाबाश। कैश जो थोड़ा बहुत आपने पे किया, मिसाल के तौर पे जी ये है जी 50,000, आपने कैश पे किया 2,000 रुपया, बाकी 48,000 क्या होगा? डेफर्ड ग्रांट इनकम। क्या बात समझे हैं? और सब्सिक्वेंटली क्या होगा बच्चों? सब्सिक्वेंटली ऐसे तरह थोड़ा लेट के पढ़ें इसको। सब्सिक्वेंटली क्या होगा? ऑनलाइन वाले पहले लेटे हुए उनको सही नजर आ रहा होगा। अच्छा जी मेरे भाई सब्सिक्वेंटली क्या होगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और एसेट यानी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और बच्चों डेफर्ड ग्रांट इनकम आहिस्ता आहिस्ता करके क्या होगी बच्चों? डेबिट होती जाएगी और इनकम क्रेडिट होती जाएगी। डन मेरे भाई। ये ट्रीटमेंट होगा। नॉमिनल वैल्यू पे क्या होगा? बोलो शाबाश। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डेफर्ड ग्रांट इनकम इन केस ऑफ ये वाला। आपने क्या कहना जी? आपने कहना एसेट आपने 2,000 है ना, और मेरे भाई इधर कैश क्या हो जाएगा? 2,000। बस सिंपल। एसेट डेप्रिशिएट कितने पे होगा? ये। और बात समझे हो? बात समझे हो? और बात समझे बच्चों? अच्छा जी इधर डेप्रिशिएट मिसाल के तौर पे 4 साल लाइफ है, 500 रुपया डेप्रिसिएशन आएगी ना। 2,000 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 साल लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आना है? 500। ऐसे ही है जी। इधर देखो जरा, 50,000 लाइफ कितनी बताई आपको मैंने अभी? 4 साल, तो मेरा ख्याल है जी 12,500 ये, और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। इनकम कितनी नजर आनी है? नेट में आपको बता रहा हूँ 500 ही आना है, ये नेट यही आना है। ये आनी है जी 48,000 डिवाइडेड बाई 4, कितना आना है बच्चों? 1200। तो नेट कर ले जरा, एक्सपेंस कितना आएगा? बोलो। 500 का आएगा। क्या मेरी बात समझे हैं? देखें दोनों प्रोचेस समझ आती हैं आपको? दोनों प्रोचेस समझ आती हैं आपको? डन है बच्चों? डन है जी। चलें, मेरा ख्याल है आपको कोई मसला नहीं होगा इसमें। लैंड आ जाएगी, लैंड के ऊपर बिल्डिंग बनानी है तो वो भी आ जाएगी, प्लांट इक्विपमेंट, और किताबों में डेफर्ड ग्रांट इनकम आपको शो होगी। सही है मेरे भाई? ये मैंने लिखा जी डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में किसमें? नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट अगर आया उसके बदले में आपको ग्रांट मिली। डन मेरे भाई। रेवेन्यू एक्सपेंस के केस में तो खैर डेफर्ड ग्रांट किताबों में आनी है। क्या बात समझ आती है जी? क्या बात समझ आ गई है बच्चों? क्या बात समझ आई है? जनरल एंट्री से चलेंगे तो इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगी। सर IS 23 के एक्सट्रैक्ट्स पे आ जाए जरा, तसल्ली के साथ सोच के जवाब देना है। ऐसे 1-2 मिनट सोच के जवाब देना, जरा जरा थड़थल्ली नहीं मचानी कि फौरन नहीं जवाब देना, जरा तसल्ली से सोच लें। बताएं जी प्रॉफिट और लॉस में क्या क्या आ सकता है? जरा तसल्ली से जवाब देना, जरा तसल्ली से सोच के जी। इंटरेस्ट, बस जी, आगे कुछ नहीं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किस पे? इंटरेस्ट तो बहुत सारी चीजों का। किस पे इंटरेस्ट? क्या मतलब? इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन। जो कैपिटलाइज वाला पोर्शन है वो तो चला गया ना, वो तो कैपिटलाइज हो गया। जो बच गया, जो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, मेरी बात समझे हैं जी? हमने सुबह ये भी क्वेश्चन किए थे। मिसाल के तौर पर जी लोन आ गया 1 जनवरी पे जी, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की जी 1 जनवरी, पहली पेमेंट कब की है जी? 1 फेब पे। तो इधर से लेकर 31 दिसंबर तक मिसाल के तौर पर 24 है। कितने महीने बनते हैं जी? 11 महीने। लेकिन बच्चों ये 1 महीना जो लोन आया है इधर, ये 1 महीना किधर जाएगा? ये प्रॉफिट और लॉस में, और ये 11 महीने क्या होंगे? कैपिटलाइज। के बाद समझे? ये इंटरेस्ट ऑन क्या हो गया जी? स्पेसिफिक लोन। और इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन किधर जाएगा जी? बोले शाबाश। इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन जो कैपिटलाइज हो गया वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो तो कैपिटलाइज हो गया। बाकी का क्या करना है? बोलो शाबाश। वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगा। टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम स्पेसिफिक लोन की किधर जाएगी बच्चों? कैपिटलाइज होगी। जो कैपिटलाइज वाला पोर्शन नहीं है, यानी ये 11 महीने है ना, तो ये जैन वाले महीने में अगर कोई सरप्लस है तो ये किधर जाएगा? प्रॉफिट और लॉस में। डन।
और इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन में से अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, राइट शेयर्स में से कर दी, या एडवांस में डाउन पेमेंट आई थी उसमें से अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर दी, उधर से कुछ पैसे आ रहे हैं, वो किधर जाएंगे? वो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम वो इनकम में जा रही होगी। क्या मेरी बात समझे हैं भाई? क्या बात समझ रहे हैं? क्या बात समझ रहे हैं भाई? आप इधर आए। GIS 23 कहता है इंटरेस्ट एक्सपेंस जनरल वाला, इंटरेस्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक, जो पीरियड कैपिटलाइज नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? आप साथ साथ नोट करें या फिर आप तस्वीर ले लेंगे ये बस? जी अच्छा चलें ठीक है, फिर करना है, मैंने फिर चेक करना है कल किया कि नहीं, अहम बातें हैं, रट्टा लगना चाहिए इनका। कहता इन्वेस्टमेंट इनकम जनरल लोन की, क्या मेरे भाई? जनरल लोन या गवर्नमेंट ने ग्रांट दे दी, उसमें से आपने कुछ इन्वेस्ट कर दिया, डाउन पेमेंट या राइट शेयर्स, सही है बच्चों जी। कहता जी इनकी जो टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम है ये किधर जाएगी? बोलो शाबाश, बोलो ना, ये प्रॉफिट और लॉस में। कहता हमेशा इधर ही आएगी इनकी। और कहता टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट इनकम स्पेसिफिक की जो कैपिटलाइज नहीं हुई वो इधर नजर आ रही होगी जी। इन दोनों पॉइंट्स को तसल्ली से पढ़ लें, कोई मसला है तो पूछ सकते हैं आप। बहुत सोच समझ के पॉइंट्स लिखे हैं, ऐसे नहीं लिखे दिल किया तो लिख दिए, सोच समझ के लिखे हैं। अगर कोई शक शुबहात हैं तो प्लीज लेट मी नो जी, लेट मी नो का मतलब है मुझे आप इस तरह कहते हैं ना आजकल, आप मुझे बता सकते हैं या बता दीजिए जी बच्चों। ये भी रेस कर दो जो लिखा है, कोई हाँ ना तो करो। वो जिंदा लाशें नहीं होती, जिंदा लाशें, बंदा उनको हिलाता है, ओए बोल और बोल, आख उस तरह के हालात हैं जी। एनर्जी क्या है? सुबह भी यही होती है, सुबह भी कोई ज्यादा नहीं है, सुबह भी यही होता है मेरे भाई, वैसे ही खत्म। ये एनर्जी का मसला नहीं है। अच्छा जी आगे हैं मेरे भाई जी, बड़ी महफिल में इधर देखो, इधर देखें। कहता जी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा मेरे भाई, इधर भाईजान डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा ना। मिसाल के तौर पे जी, मिसाल के तौर पे मेरे भाई देखें एसेट अवेलेबल फॉर, अच्छा सुबह आपको याद है सुबह एक बात लिखवाई थी, आप भूल गए हैं, सुबह एक नोट लिखवाया था, हेलो याद ही कोई नहीं। बच्चों मैं ना कोई नया नहीं पढ़ा रहा होता इस तरह की क्लासेस में, सिर्फ ना ये क्लास होती है ना, ये क्लास इसलिए रखी जाती है ताकि ना कुछ चीज़ें रिवीजन हो जाएं, कुछ चीज़ें रिवाइज हो जाएं, कुछ बेहतरी आए, सही है बच्चों, ताकि कुछ बेहतरी आए, छोटी छोटी बातें दोबारा रिवाइज हों जी, इसलिए क्लास रखी जाती है ये वाली। ये ज़रा देखें, इधर पढ़ें, ये अभी सुबह सुबह की बात है बच्चों की, बादाम शदाम खाएं, थोड़ा सा कोई नज़रों की हिफाजत करें, कोई अल्लाह तौबा करें तो आपको चीज़ें याद हों जी। या अल्लाह माफ कर दे जी। इधर 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 मेरे भाई इधर देखें, ये बात वो बच्चों ये मैंने आज लिखवाई है, आज लिखवाई थी मैंने बात, मैंने कहा था अवेलेबल फॉर यूज का कॉन्सेप्ट IAS 16 के लिए है। एसेट जब मुकम्मल तौर पे अगर आपने मैन्युफैक्चर किया और अब तैयार हो गया है, इसका मतलब अवेलेबल फॉर यूज है मेरे भाई। आपने टेस्ट रन कर लिया, सारा कुछ हो गया, इंस्टॉल हो गया, अगर खरीदा है तो खरीदने के बाद इंस्टॉल किया, टेस्ट रन किया, एसेट क्या है? अवेलेबल फॉर यूज। एक ये कॉन्सेप्ट है, एक IAS 23 वाला कॉन्सेप्ट, वो कहता है जी एसेट जब सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गया, तकरीबन कंप्लीट हो गया, यानी फिजिकल कंस्ट्रक्शन पूरी हो गई है, थोड़ा बहुत काम रहता है टेक्निकल लेवल, टेक्निकल नेचर का, माइनर मॉडिफिकेशन है, कोई तब्दीली करनी है, या फिर मेरे भाई क्या है, बोलो शाबाश, कोई एडमिन नेचर का काम है, सही है भैया। कहता जी आपने एसेट पर जो बोरोइंग कॉस्ट है ना वो कैपिटलाइज करना रोक देनी है। दो अलग-अलग कॉन्सेप्ट है। अब मेरे भाई सब्सटेंशियली काम जो था ना वो कंप्लीट हो गया 31 अक्टूबर पर। कब बच्चों? एक महीने के बाद अब एसेट अवेलेबल फॉर यूज भी हो गया। अब मुझे बताएं डेप्रीसिएशन और 31 दिसंबर ईयर एंड है, बताएं डेप्रीसिएशन 2 महीने की आनी है या 1 महीने की? 1 महीने की। सब्सटेंशियली कंप्लीट का मतलब क्या है? बोलो शाबाश, एसेट पर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना रोक देना। और एसेट अवेलेबल फॉर यूज का मतलब क्या है? इस पर अब बोलो शाबाश डेप्रीसिएशन चार्ज करना स्टार्ट कर दो जी। कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं। डन बच्चों। कहता कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड बिफोर, अगर ईयर एंड से पहले ही काम पूरा हो गया है तो बच्चों फिर इस पर क्या आएगी? बोलो शाबाश
जी, यानी अगर एसेट क्या हो अवेलेबल फॉर, तो फिर उतने महीने डेप्रिशिएट होना है या नहीं? क्या मेरी बात समझे हैं? सोच के बता दें, सोच के IS 23 में क्या क्या आएगा जी, और सॉरी SOFE में क्या क्या आएगा जी? है लोन आएगा, वेल्डन शाबाश, जनरल भी आएगा, स्पेसिफिक भी आएगा, रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, वो सारी बातें आएंगी। और बताएं इंटरेस्ट पेबल, रट्टा हो IS 23 की एडजस्टमेंट देखो, ऐसे चेप दो जाके बच्चों आप लोग जी। आगे बताएं, आगे प्रोजेक्ट की बुक वैल्यू यानी प्लान या बिल्डिंग जिस वेल्डन यार, मुझे शाबाश देना मेरी तरफ से जरा, शाबाश यार, गुड, वेल्डन 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 जी। प्लांट की बिल्डिंग की या किसी चीज की मेरे भाई क्या आ जाएगी, बुक वैल्यू। क्या आ जाएगी बच्चों, बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू आ जाएगी। और आपके ज़हन में कुछ आता है? अगर एसेट मुकम्मल तौर पर अभी तैयार नहीं है तो CWIP क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो शाबाश जी। ये पढ़ लें जरा, क्या था CWIP, इफ कंस्ट्रक्शन नॉट कंप्लीटेड बिफोर ईयर एंड। और बिल्डिंग की बुक वैल्यू, कहता जी बिल्डिंग की बुक वैल्यू कैसे आती है, कंस्ट्रक्शन अमाउंट, कहता बोरोविंग कॉस्ट, इसमें जो कैपिटलाइज आपने की माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी क्यूमुलेटेड कह लें या फिर क्या कह लें, डेप्रिसिएशन कह लें। और सही है मेरे भाई, पहले साल की तो खैर डेप्रिसिएशन इसके बराबर होती है क्यूमुलेटेड के। प्लांट की भी बिल्कुल इसी तरह आ जानी है, अगर प्लांट है तो वो भी ऐसे ही। इधर आ जाए बच्चों, करंट लायबिलिटी में क्या आता है बच्चों, इंटरेस्ट पेएबल। ओ यार ये बड़ी अहम बात है। ईयर एंड था मेरे भाई, आप देख लें, बेशक क्वेश्चन चेक कर लें आप, काफी हमने क्वेश्चन किए जिनकी पेमेंट ना अगले साल में जाके है कॉन्ट्रैक्टर को, क्या है इस तरह के काफी क्वेश्चन है। आज भी जो किया था ना उसकी पेमेंट मेरा ख्याल अगले साल के एक आधे महीने बाद आई, अगले साल। अब साल के एंड पे वो जो कंस्ट्रक्शन पेमेंट हमने अभी पे नहीं की, अब देखें मेरी बात सुने, आज वाला क्वेश्चन निकाल लें जो हमने किया था, आज वाला क्वेश्चन निकाल लें बच्चों जो हमने किया। कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स देखना बच्चों, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स देखना जरा, कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स देखना बच्चों जरा, आज वाला क्वेश्चन निकाल लें। और आज वाला क्वेश्चन निकाल लें, ऐसे सुस्ती चढ़ी हुई है कसम से। क्वेश्चन नंबर 8 ये था ना, ये लें जी, ये देखें बच्चों, किधर पेमेंट्स किधर आई, ये इधर देखो भाई गुड्डू, इधर देखो, इस पेमेंट की एंट्री बताएं, ये 200 मिलियन की एंट्री क्या है, इसकी एंट्री बता दें जी। हमारे साल का एंड था फर्स्ट जैन से लेके, हमारे साल का एंड क्या था, हमारे साल का आगाज पहले देख लेते हैं, 23 और 31 दिसंबर 2023 ये था, ऐसे ही है। बताएं ये जो पेमेंट है इसकी एंट्री क्या हुई होगी, इसकी एंट्री क्या हुई होगी, बताएं शाबाश जी, बताएं। CWIP बच्चे, CWIP 200 से डेबिट, कैश या बैंक क्या हो गया होगा 200 से क्रेडिट, इसकी एंट्री। अब 350 की क्या हुई होगी, जल्दी बताएं शाबाश, 350 की एंट्री क्या हुई होगी, जल्दी बोलो बच्चों। CWIP डेबिट और बच्चों कैश क्रेडिट। आगे बताएं बच्चों, इस 180 की एंट्री क्या हुई होगी, ये किस किस तारीख पे हो रही है, ये 1 फ़रवरी पे हो रही है जी, ये किस तारीख पे हो रही है जी 1 अप्रैल। अगली बताएं 1 सितंबर, ये तो हमारे साल में है ना, कितनी है जी 180। और कैश क्या बच्चों, क्रेडिट जी। अगली पेमेंट बताएं जरा, हमारा साल खत्म हो गया बच्चों, हमारा साल खत्म हो गया, ये लाल है भी, लाल है भी, लाल है, लाल है, ये लाल है बच्चों, ये लाल है ना, ये इस तरह, इसका मतलब है जी मैं समझाना चाह रहा हूं ईयर एंड खत्म हो गया, क्या हो गया। हाँ अब अगली एंट्री आप कब जाके करेंगे, 1 फ़रवरी। बताएं, ये जरा लाल से कर रहा हूं मैं। अच्छा इधर अब CWIP नहीं होगा, बिल्डिंग आप जरा देखें प्रोजेक्ट कब कंप्लीट हो गया, जरा इस क्वेश्चन में बताया हुआ है, was completed on 30th नवंबर। तो 30th नवंबर, ये 30th नवंबर। अब जरा गौर से बात सुननी है आपने, जरा गौर से बात सुननी है बच्चों, गौर से बात सुननी है। 30 नवंबर 2000 बोले, बोलो शाबाश। अच्छा अब ये जो एंट्री है ना, ये 1 फ़रवरी पर नहीं, ये ना असल में जिस दिन का बिल्डिंग कंप्लीट हो गई होगी ना, 30 नवंबर पे आपने एक एंट्री करनी है। मैं समझाता हूँ सारा, आपने एंट्री करनी थी CWIP डेबिट, जरा बताइएगा अमाउंट कितनी आखिरी पेमेंट की, और आपने एक और क्रेडिट करना था आपने, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर। अभी ये अमाउंट आपने कॉन्ट्रैक्टर को पे
नहीं की, ये पेबल है। क्या है बच्चों? फिर आपने एक और एंट्री की होगी CWIP डेबिट, कितने से? CWIP क्रेडिट सॉरी, और सारी अमाउंट किसको चार्ज कर दी होगी? PP डेबिट। ऐसे ही है बच्चों, PP डेबिट ना, कितने से? 200, 350, 180 प्लस ये वाला 160। बच्चे गलती करते हैं, आपने एक लफ्ज लिखा होगा, मैं अक्सर मैं ये नहीं लिखता होता जी, जब मैं बिल्डिंग की कॉस्ट निकालता हूं मैं कंस्ट्रक्शन पेमेंट्स नहीं लिखता, मैं कंस्ट्रक्शन की क्या लिखता होता हूं? कंस्ट्रक्शन अमाउंट लिखता हूं। क्या लिखता हूं जी? पेमेंट का मतलब होता है जो पे कर दी है, तो जो पे अभी नहीं की, जो पेएबल है, वो वाला हिस्सा भी तो कंस्ट्रक्शन का पार्ट है ना। काम आपने करवा लिया लेकिन अभी पैसे पे नहीं किए, वो भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट है ना। अब CWIP कितने से क्रेडिट होगा और PP कितने से डेबिट होगा? ये एंट्रीज की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए करवा रहा हूं जी। बताएं तेरा टोटल कितना बना? 890। क्या मेरी बात समझे हैं? ये एंट्री की आपने, फिर क्या होगा जी? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर बताएं। फिर आपने ये पेमेंट कब की है? अच्छा, ये किस दिन हुआ आपका? 30 नवंबर। फिर आपने एसेट को डेप्रीशिएट किया होगा। फिर आपने 31 दिसंबर पे एसेट को क्या किया होगा? डेप्रीशिएट। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट जो भी है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। फिर आपने एक और काम किया होगा फर्स्ट, मैं तो पूरी ट्रेल समझा रहा हूं आपको, एक छोटी सी बात समझाने के लिए जी। इधर देखें, फिर आपने किया होगा बच्चों, देखो, पेबल टू और कैश या बैंक, ये उसने कंस्ट्रक्शन पेमेंट की अमाउंट बताई है, सॉरी तारीखें कौन सी बताई हैं? पेमेंट वाली। क्या जो पे अभी नहीं किया हमारे वाले साल में, बच्चे कहते हैं सर ये तो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। बताएं, इस 160 को समझाने के लिए मुझे सारा पलंदा खोलना पड़ा। क्या ये 160 जो है ये एसेट की कॉस्ट में ऐड होना या नहीं होना? ये देखें, ये एंट्री देखें, आपने क्या की है, क्या एसेट की कॉस्ट में ऐड होना है जी? CWIP तो बच्चों डेबिट 100% अमाउंट से होगा ना, सॉरी क्रेडिट 100% अमाउंट से होगा। या जो अमाउंट पे नहीं की उसको नहीं लेना, उसको इग्नोर तो नहीं करना ना। क्या बात समझ आई है? क्या बात समझ आई है? क्या बात समझ आई बच्चों? सही है। अगर कभी आपको बिल्डिंग की कॉस्ट निकालनी पड़े तो क्या आप पेमेंट्स को लेंगे या आप टोटल अमाउंट को लेंगे? जो अमाउंट पे नहीं की गई उसके बारे में क्या ख्याल है? जो अमाउंट पे नहीं की गई उसके बारे में क्या ख्याल है? अल्टीमेटली करनी तो है ना, उसकी एंट्री क्या होनी है? CWIP डेबिट और पेएबल क्रेडिट। फिर ठीक है बच्चों, फिर टोटल CWIP ने किधर जाना है? बोलो शाबाश। प्लांट के प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कन्वर्ट होना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट CWIP, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है, फिर ये वाली एंट्री होनी है पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और कैश या बैंक। डन। चलें, इधर आके लिख लें आप। आपको क्या ये बातें समझ आई हैं? अगर आप ये एंट्रीज नोट ही कर लें तो अच्छा नहीं होगा यार? ये कॉन्सेप्चुअल बातें हैं बच्चों, ये बड़ी अहम बातें हैं, आप इसे हंसी मजाक में ले रहे हैं। अच्छा, मैं कुछ नया तो नहीं पढ़ा रहा आपको, सिर्फ चीजों को ना देखें, इधर देखें, इधर देखें, पॉलिश किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? पॉलिश किया जा रहा है। चीजों को क्या किया जा रहा है मेरे भाई? पॉलिश किया जा रहा है। कुछ नया नहीं पढ़ाया जा रहा, मजीद कॉन्सेप्चुअली चीजों को जरा बताया जा रहा है बस। आप मेरी बात समझ नहीं रहे? नहीं ना समझे आप? जी मोहतरम, जी मेरे भाई। बच्चों आपने सोच लिया बड़े होकर फिर आपने CA करना है? सोच लिया? ये आखिरी चॉइस है, आखिरी फैसला जी, आखिरी फैसला जी। खुद को भी तंग करना है, दूसरों को भी तंग करना है, क्योंकि पढ़ना तो नहीं है। शर्म का भी है यार। अच्छा चलें ठीक है, ये कोई नाजायज ख्वाहिश तो नहीं है।
लेकिन ठीक है अभी इंशाल्लाह ये थोड़ा सा कर लेना फिर हम। अभी ये कर लें बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज वगैरह, फिर इंशाल्लाह देख लेंगे, फिर इंशाल्लाह देख लेते हैं जी क्या करना है। जी बच्चों, क्या आपने जिंदगी में डिसाइड कर लिया है कि मम्मा पापा बनने के अलावा भी कुछ करना है? और जी और भी बड़े काम है। चलो जी, चलो चलो जल्दी करो, शाबाश यार। ये ना टेढ़ा सही हो रहा है आज तो काम। ऑनलाइन वाले लेट के जो काम करते हैं, मैंने कहा चलो यार थोड़ा टेढ़ा होगा तो उनको सही नजर आएगा। जी इधर देखें, इधर इधर देखो, इस सवाल ही पुठा पढ़ दे, इधर देख, इधर इधर देख। बच्चों ये नोट कर लिया आपने? बच्चों ये हमारा रेस्ट वाला पीरियड नहीं है, जल्दी जल्दी बोलना है, आगे आगे भी जाना है हमने, आगे और भी पता नहीं कितनी बातें करनी है। जी हो गया मेरे भाई, चलें जी, शाबाश। आपको क्या मेरी बात समझ आई है? इस पॉइंट को समझाने के लिए ना, सिर्फ ये 1 फ़रवरी 2024 को समझाने के लिए ये हमें ना तकरीबन 10-15 मिनट की गुफ्तगू करनी पड़ गई है। क्या समझ रही है बात? अच्छा ये है डेट ऑफ पेमेंट्स। ये फिर बच्चे कहते हैं लो सर ये क्या उसका नाम है, रहने दें, क्लॉस क्या करनी है। बच्चों देखो ना, एक एक चीज को समझाने के लिए 20-25 मिनट चाहिए होते हैं, या तो फिर रट्टे लगवा लेते हैं, क्या ख्याल है? या तो रट्टे लगाते हैं, कहते हैं ये लिख लो बच्चों, बस ऐसे ही करना है पेपर में, तो उसका फायदा नहीं होता फिर। क्या समझे मेरी बात? तो चीजों की अगर लॉजिक्स चाहिए ना, आपको डिटेल में जाना है तो बच्चों फिर टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जी इधर देख लें आप जरा, इधर जरा गौर से देखें। ये पहली पेमेंट है बच्चों, ये दूसरी पेमेंट है, ये तीसरी पेमेंट है, ये फिर चौथी पेमेंट है। डन मेरे भाई? ये पहली, ये पेमेंट्स हैं, क्या है बच्चों? अच्छा इसकी एंट्री क्या होनी है? अब आपको ना, अच्छा एंट्रीज आपने करनी नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कर भी लेंगे। कैश क्रेडिट और सीड अभी अभी बनी नहीं है, बनी तो 30 नवंबर पे है ना। देखो इतने माशाल्लाह कॉन्सेप्ट्स आपके बेहतर होने चाहिए। ये एक पेमेंट क्रेडिट, पेमेंट क्रेडिट का मतलब क्या जी? कैश या बैंक क्रेडिट। और बच्चों CWIP डेबिट, फिर CWIP डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। अब बच्चों इधर ये तो 1 फ़रवरी पे जाके आपने एंट्री करनी थी ये वाली, लेकिन इससे पहले तो एसेट बन गया ना। अब मेरे भाई इसको भी इसमें शामिल करें। 30 नवंबर पे जाके ना, जब एसेट मुकम्मल तौर पे तैयार हो गया तो जारी सी बात है ये वाली जो अमाउंट लिखी हुई है ये वाली, इसकी एंट्री क्या होनी? CWIP डेबिट अकाउंट पेबल 30 नवंबर पे, जिस दिन एसेट बना वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर। अच्छा जी अब मेरे भाई नेक्स्ट जी, उसके बाद जी CWIP को क्रेडिट कर देना, सारी जितनी भी है इनको क्या कर देना 890 से PP को डेबिट कर देना है। फिर आपने ये रेंट के ऊपर आके 1 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और फिर भाई एक काम और करना है इस दिन, कैश क्रेडिट और पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर। क्या मेरी बात समझे? अच्छा अब मुझे बताएं, ये हमने 31 दिसंबर 2023 पर पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर रिकॉर्ड किया होगा। अब पेपर में कभी भी ये बात आ गई तो 0.5 या 1 नंबर हम लूज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। 0.5 या 1 नंबर भी हम लूज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। मेरी बात समझे हैं? मेरी बात समझे हैं? जी मेरी बात समझे जी? ये हम लूज नहीं करेंगे नंबर। और बात समझे बच्चों? जी इधर आप पेबल लिख देंगे, पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर। ये करंट लायबिलिटी है या नॉन करंट लायबिलिटी है? 31 दिसंबर 2023 से 1 महीने के बाद है, तो ये 1 महीने के बाद पेमेंट है, तो ये करंट लायबिलिटी होगी। डन? डन मेरे भाई? चलें वापस आ जाए। आपको समझ आया पेबल टू कॉन्ट्रैक्टर मैंने लिखा क्यों है? अब कहता जी करंट पोर्शन ऑफ लोन। अब ये सुन लीजिएगा करंट पोर्शन ऑफ लोन क्या होता है। आज हम खड़े हैं मेरे भाई 31 दिसंबर 2023 पर। किधर खड़े हैं बच्चों? अगले 1 साल, ये आज खड़े हैं, ये आप ये अगले 1 साल 31 दिसंबर 2024, इस 1 साल तक अगर कोई आपने लोन रीपे करना है तो वो किस में आएगा? वो आपकी क्या है जी? करंट लायबिलिटी। क्या है बच्चों? मिसाल के तौर पर इधर 5,000 रुपए की टोटल लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? कहता आपने 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इस तरह की बात हमने की थी, मैंने खैर वो 6 मंथली की थी। देख आप आसान कर लें, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देने हैं। तो भाई एक इंस्टॉलमेंट में कितने पैसे देने हैं आपने? 1,000 रुपया। और सालाना बेसिस पर कितने देने हैं? 1,000 रुपया। तो अगले साल तक, 1 साल तक एनुअली कितने पैसे देने हैं? 1,000।
तो भैया इसकी ना इस तरह होगा, ये है जी करंट लायबिलिटी और इधर क्या होगा जी नॉन करंट लायबिलिटी। जी करंट लायबिलिटी में कितना आ जाएगा और ये बैलेंसिंग। क्या मेरी बात समझे हैं? अगले 1 साल में जो आपने पे करना वो आपका क्या बन गया करंट लायबिलिटी और बाकी मेरे भाई। अच्छा आगे कहता, अब अगली बात सुने, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। आपने अभी काम शुरू नहीं किया, कस्टमर से डाउन पेमेंट ले ली, मिसाल के तौर पर जी 1 लाख रुपया कस्टमर से एडवांस में पकड़ लिया, ठीक है जी। अब काम शुरू नहीं किया, कहता डाउन पेमेंट ये क्या होती है बच्चों, एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये आपकी लायबिलिटी है। क्या है मेरे भाई? कहता जी नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, कहता रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी। अच्छा रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी नॉर्मली करंट लायबिलिटी होती है, क्या होती है याद रखना, ये क्या है बच्चों, ये करंट लायबिलिटी है। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी। क्या मेरी बात समझे बच्चों? यार मैं ना इसको जरा थोड़ा सही करता हूँ, ये ना बच्चे आप फिर मिक्स कर जाएंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट जब आपको देना है ना तो आपने नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा, बोले शाबाश। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आएगा बच्चों, बोलो शाबाश। ये आएगा जी नॉन करंट पोर्शन ऑफ लोन, ये आएगा जी नॉन करंट लायबिलिटी में। डन बच्चों। बाकी सब किस में चला जाएगा जी, IAS 23 में पता चला SOFE में क्या आना है, इंटरेस्ट पेएबल आएगा, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर अगर कोई अमाउंट है तो वो आ जाएगी बच्चों। रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी, आज भी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी रनिंग फाइनेंस फैसिलिटी थी, हमने जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 8 किया ना उसमें भी थी। तो वो करंट लायबिलिटी होती है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती मेरे भाई। अगर कोई करंट पोर्शन है लॉन्ग टर्म लोन, लेकिन उसका जो करंट पोर्शन है जो 1 साल के अंदर अंदर आपने पे करना, अगले 1 साल के अंदर अंदर, वो भी करंट में आ जाएगा, इंटरेस्ट पेएबल भी आ जाएगा। अगर आपने डाउन पेमेंट एडवांस पकड़ लिया कस्टमर से, ये भी क्या होगा, बोलो शाबाश, करंट लायबिलिटी में आएगा। आगे आए जी, और मेरे भाई नॉन करंट लायबिलिटी ये किस में आ, नॉन करंट पोर्शन किस में आ जाएगा, ये नॉन करंट लायबिलिटी में। और मेरे भाई एसेट बजाते खुद, ये आपको पहले मैं बता चुका हूं। डन बच्चों, डन सर। IAS 40 में जरा सोच के बता दें, IAS 40 सोच के बता दें कॉस्ट मॉडल। अच्छा पहले छोड़ें, पहले IAS 16 डिस्कस कर लेते हैं। IAS 16 जरा सोच के बता दें बच्चों, जरा सोच के बताना है आपने, टाइम दे रहा हूं आपको 2 मिनट, सोच लें, इस पे जोर डाल लें, इस पे जोर डाल लें। IAS 16 प्रॉफिट और लॉस में पहले देख लें क्या क्या आना है, जरा गौर से जी मेरे भाई। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना है मान लिया, आगे बताएं, आगे मेरे हैं, हेलो चौधरी रिटेन अर्निंग कहां से आ गई, वो तो इक्विटी जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आगे बताएं जी। अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में ठीक है, रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, और बताएं। ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम क्या होती है, ये इंशाल्लाह ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे चेंजेस इन इक्विटी में जाके जी। आगे बताएं। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, वेल डन शाबाश, ये आ जाएगा। और बताएं, अगर एसेट बेच दिया आपने, नॉन करंट एसेट IAS 16 वाला, और बताएं। आपने टेस्ट रन किया, क्या किया, टेस्ट रन परफॉर्म किया, क्या किया मेरे भाई। अब जब टेस्ट रन परफॉर्म किया ना तो आप उससे यूनिट्स बन गए, यूनिट्स बन गए बच्चों 10 यूनिट्स अच्छे बने, कितने, आपने कहा यार ये मार्केट में मैंने 100 रुपए का बेचना है कल को, तो आज मैं 20-30 रुपए का बेच के थोड़ी सी इनकम इससे कमा लेता हूं। तो अब ये जो टेस्ट रन वाली चीज है क्या है बच्चों, इससे जो यूनिट्स आपने बनाई जो मार्केट में आपने बेचने हैं, तो बच्चों इससे आने वाली इनकम क्या होगी, ये प्रॉफिट और लॉस में नहीं आएगी, आएगी ना मेरे भाई। और बताएं, कहता जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल, टेस्ट रन कॉस्ट, और सॉरी टेस्ट रन की सेल प्रोसीड्स, ये इनकम में आएगी। डन मेरे भाई। कहता रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस डायरेक्टली किधर आएगा, अगर सरप्लस किताबों में नहीं पड़ा, इफ नो रिवैल्यूएशन सरप्लस। और मेरे भाई और बताएं, और कहता रिवर्सल ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस इफ एग्जिस्ट, कहता किताबों में 25 रुपए का क्या पड़ा, लॉस पड़ा। अब कहता गेन आ गया जी, सरप्लस आ गया 30 रुपए का, पहले इस 25 रुपए को क्या करोगे आप, ये रिवर्सल। समझ आती है बच्चों, इस तरह के सवाल हमने काफी किए। कहता रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस, ये किस में आएंगे, प्रॉफिट और लॉस में, IAS 16। मुझे बताएं SOFE में क्या आ जाएगा, बताएं। एक तो OCI जो है ना, OCI उससे रूट होता हुआ ये रिवैल्यूएशन सरप्लस, ये देखें ड्यूरिंग द ईयर सरप्लस आया 10 रुपए का, ये ड्यूरिंग द ईयर OCI में आएगा, और इससे उठता हुआ इधर चला जाएगा। हर साल का अपना अपना, जिस तरह इधर देखें ना, हर साल का अपना अपना जो प्रॉफिट है, फॉर एग्जांपल 10 रुपए का प्रॉफिट है,
ये किस में जाके ऐड होता है जी? रिटेन अर्निंग में। ठीक है बच्चों, अगले साल, अब मिसाल के तौर पे पहले साल का 10 है, अगले साल का 20 है, इधर कितना आएगा प्रॉफिट? 20 रुपए। रिटेन अर्निंग कितने की हो गई है? 30 रुपए की। पिछली दफा 10 और 20 में 20 ऐड किया। अपना सरप्लस जो अपने साल वाला OCI, अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, इधर आया 10 रुपए का। मेरे भाई सरप्लस में कितना गया इधर बैलेंस शीट में? मैं 10 रुपए। अगली दफा 15 रुपए का आ गया। कितने का? इधर 15 आना है, इधर 15 जब ऐड करेंगे तो ये 25 बन जाएगा। 10 पिछला और 15 ये, डन। और बताएं नॉन करंट एसेट में क्या आएगा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड। लैंड बच्चों ग्रॉस कैरिंग अमाउंट पे आएगी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का मतलब समझा दें, कॉस्ट मॉडल में कॉस्ट और रिवैल्यूएशन मॉडल में रिवैल्यूड अमाउंट। इधर बताएं जी बिल्डिंग। बच्चों बहुत गौर से सुनना है, अगर तो कॉस्ट मॉडल है तो बोलो कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मैंने लेस ग्रॉस कैरिंग अमाउंट का लिखा। क्यों लिखा है? मैंने कहा जो भी है, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूड अमाउंट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेरी बात समझे या नहीं? फिर प्लांट पे भी यही काम और इक्विपमेंट पे भी यही काम। कोई मसला इख्तलाफ तो बता दें। जिस बच्चे ने एक्सट्रैक्ट्स एक दफा ज़हन नशीन कर लिए ना मेरे भाई, आप यकीन करें, आपका दिल करेगा कि एक्सट्रैक्ट्स वाला सवाल आ जाए, बस किसी तरह एक्सट्रैक्ट्स वाला सवाल आए और मैं इसे खा पी जाऊं। फिर आपको नोट वाला सवाल, आपने कहना सर नोट वाले क्वेश्चन से ज्यादा आसान है एक्सट्रैक्ट्स वाला, ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं एक्सट्रैक्ट्स। तो ये फिर ना मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्यों ना इसका हम कर लें, इसका हल निकाल लें। कोई इसका क्या निकाल लें बच्चों? हल निकाल लें। इसका क्या निकाल लें? जो चीज मुश्किल लगती है हल तो होता है बच्चों, कोई चीज भी मुश्किल नहीं होती। आप मेहनत करें वो चीज आसान हो जाती है, बड़ी सिंपल सी बात है। हल इसका ये निकाला जी, हमने सोच के इधर उधर से किताबों से जी देखा जी, प्रोफेशनल बॉडीज ये वो जी, एक स्टैंडर्ड में कितनी चीजें मैक्सिमम आ सकती हैं, जितनी आ सकती थी वो आपको लिख कर दे दी है। अब इसको आपने 4-5 दफा पढ़ लेना। पेपर में जो भी ट्रांजैक्शन आएगी IS 40 की, IS 23, दिमाग में आ जाना चाहिए इससे रिलेटेड, या IS 20 मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट्स में आ सकता है। ये सवाल आपका कॉपी पेस्ट डिटो कॉपी रट्टे वाला सवाल बन जाएगा, जिस तरह थ्योरेटिकल सवाल होता है। क्या मेरी बात समझे हैं? क्या बात समझ गए हैं बच्चों? चले जी, अब आ रहे हैं IS 36 पे। IS 36 तो बहुत सिंपल। IS 36 में क्या आना है? एक तो इंपेयरमेंट लॉस है, दूसरा रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। रिवर्सल भी तो होती है ना, याद रखना, लॉस में कमी। और बच्चों क्या आना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आना है। और इसमें कुछ भी नहीं है। इधर तो आपको वैसे ही पता है, ये तो नॉन करंट एसेट IS 16 वाली बातें हैं बच्चों। इधर देखिए लोअर ऑफ क्या, अब ये फोकस से जरा बात सुननी है। लोअर ऑफ, लोअर ऑफ किस चीज का? कैरिंग अमाउंट एंड, मेरा नहीं ख्याल मुझे समझाने की जरूरत है। अगर तो आपकी रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा है, कैरिंग अमाउंट कम है, एसेट को किस पे लेके आना है? कैरिंग अमाउंट। बड़ी सिंपल बात है। और अगर आपकी रिकवरेबल अमाउंट कम है और कैरिंग अमाउंट ज्यादा है तो बड़ी सिंपल, सही है जी, और सही है, सही है बच्चों। यानी सिंपल अगर मैं बात करूं ना आपसे, तो भैया देखें सिंपल सी बात है, आपकी बुक वैल्यू ज्यादा है, रिकवरेबल अमाउंट कम है, तो आपका एसेट ज्यादा अमाउंट पे पड़ा है ना, तो लॉस इस पे चार्ज कर देंगे। क्या कर देंगे? और समझ आई है? कहता लोअर ऑफ, जो लोअर है, जो क्या है बच्चों? अच्छा ये मैंने लोअर क्यों लिखा है, क्या कोई बता सकते हैं? लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट एंड रिकवरेबल अमाउंट, ये मैंने क्यों लिखा, कोई बताएगा? कॉस्ट मॉडल के लिए तो बड़ी सिंपल सी बात है। कॉस्ट मॉडल के लिए तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों। कॉस्ट मॉडल के लिए तो बड़ी क्या है बच्चों? बोलो, सिंपल सी बात है। क्या बोला? एसेट आपका जो है ना बच्चों, वो तो देखो रिकवरेबल अमाउंट, बोलो शाबाश, ये आपकी कैरिंग अमाउंट है। क्या है बच्चों? ये रिकवरेबल अमाउंट है। इधर देखें, कॉस्ट मॉडल है, क्या है बच्चों? ये है 10, ये है 12, तो लोअर क्या है बच्चों? ये इस पे पड़ा होगा ना एसेट आपका। आगे आ जाए, इसको 10 ही रखते हैं जी, इसको कितना रखते हैं जी, और ये है 8। बताएं लोअर क्या है? एग्जाम्पल से बात समझ आई? इसको मैंने रखा जी 10 और इसको रखा क्या मैंने? 12। बताएं अब बताएं क्या होगा? एग्जाम्पल से बात समझ आ गई? एग्जाम्पल से बात समझ आई? ठीक है जी। आप देखो, ये जोन सा मर्जी मेथड है या जोन सा मर्जी मॉडल है, चाहे कॉस्ट है चाहे क्या रिवैल्यूएशन, यही होगा ना बच्चों। बस याद कर लें, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। इस इधर तक तो IS 16 है ना, अगर क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा बच्चों? बोलो शाबाश। आपका IS 16 हो जाएगा ना, ये IS 16 है ना, ये क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस वाला। आपको याद है हमने नोट बनाया था,
हमने नोट बनाया था, याद है आपको? हमने नोट बनाया था जिसमें इधर करके हमने लिखा था मेरे भाई, इधर करके हमने लिखा था बच्चों लेस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और साथ ही इसके स्लैश लगा के लिखा था एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। ये किस सवाल में था, कोई बच्चा बताएगा? किस क्वेश्चन में था, कोई बताएगा? ये मुझे अच्छी तरह याद है, जब हमने नोट बनाया था, ये नोट के है कौन सा ऑर्चिड लिमिटेड वाले क्वेश्चन में था मेरा ख्याल है ये। शाबाश, गुड, वेल। ऑर्चिड लिमिटेड वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक IS 16 में है ना, ये इसका क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 है शायद, इस तरह करके कुछ है, देख लें। IS 16 क्वेश्चन नंबर वही है, शाबाश, गुड, सही कह रहे हैं। टेस्ट में मैंने ना चेंज करके दिया था, लेकिन जब मैंने डिस्कशन की थी तो मैंने जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसकी की थी। IS 16 क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन बैंक का सवाल है ये, उसके नोट में जाकर देखना सोल्यूशन कैसे करवाया था। जी, पेज नंबर 256 है। और क्वेश्चन कौन सा है ये वाला? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 IS 16 का क्वेश्चन बैंक का। डन मेरे भाई? और डन है? आगे आए बच्चों, आप जरा सोच लें, ठीक है? आप घर जाके देख लीजिएगा इंशाल्लाह, जरा सोच के बात बतानी है, जरा सोच के। IS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, दो मॉडल्स हैं, कितने बच्चों? एक है कॉस्ट, एक है फेयर वैल्यू। एक है कॉस्ट, एक क्या है? पहले कॉस्ट मॉडल के बारे में बता दें क्या आएगा। डेप्रिसिएशन यानी IS 16 सिंपल बच्चों, सोचने की जरूरत नहीं। IS 16 क्या आएगा मेरे भाई? IS 16 सिंपल है बच्चों, गेन लॉस भी आएगा, क्या उसका नाम है जी, उसके अलावा बोलो शाबाश, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी आएगा, इंपेयरमेंट लॉस। IS 16 कॉस्ट मॉडल में तो इंपेयरमेंट लॉस होता है ना, वो भी आएगा, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट भी आएगा जी। उसके अलावा हम नोट बनाते होते थे, सब नोट, लीज रेंटल्स अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। वो जो लीज रेंटल आपने अर्न किए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, उसकी इनकम आएगी ना, रेंटल इनकम। और वाइल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इतने, वो एक्सपेंस आएगा ना बच्चों प्रॉफिट और लॉस में, आए जरा। अच्छा, और क्या आएगा? और नॉन करंट एसेट में क्या आएगा? कॉस्ट मॉडल है तो क्या आएगा बच्चों? बुक वैल्यू माइनस, यानी सॉरी, कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। सेम क्या बच्चों? IS 16 और IS 36 वाली बातें, सही है जी। आए जरा पढ़ लेते हैं, आए जरा। कॉस्ट मॉडल में ना जरा वावा सारी चीजें कहता, कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लीज रेंटल अर्नड, अक्रूवल के मुताबिक जो रिसीव हुआ वो नहीं। इस तरह का क्वेश्चन भी हमने किया था, ये पास पेपर का क्वेश्चन था इस तरह का। कहता मिले इतने हैं लेकिन इतने रिसीवेबल हैं। हमने कहा हमने तो लीज रेंटल अर्नड देखने हैं, रिसीव्ड नहीं देखने। डन मेरे भाई, अक्रूवल के मुताबिक। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएंगे, इंपेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। एक बात और, जब मजबूरन अब ट्रांसफर इन और आउट भी है ना, मिसाल के तौर पे आप हैं जी IS 40 में, आपने जाना है IS, किधर जाना है बच्चों आपने? नहीं, आप हैं सॉरी IS 16 में। कहां है बच्चों? आपने आना किधर है जी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। IS 16 में मॉडल है जी कॉस्ट, कौन सा? तो आगे कौन सा मॉडल है जी IS 40 में? फेयर वैल्यू। अब पहले आपको रिवैल्यूएशन चार्ज करनी पड़ेगी। ये एग्जांपल नंबर 4 या 5 होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में। और हमने सवाल भी ये किया था, वो जो था ना, वो जिसमें 8-10 बिल्डिंग्स आ रही थी, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट था। फिर एक और पास पेपर था, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट था, 3-4 दफा इसको अप्लाई किया था। अब वो वाला कहता है रिवैल्यूएशन सरप्लस, ट्रांसफर फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू बच्चों क्या? कॉस्ट मॉडल किस में होगा? जरा लिख भी दूं मैं आपको, कॉस्ट मॉडल किस में होगा, कोई बताएगा? कॉस्ट मॉडल किस में होगा बच्चों? और फेयर वैल्यू मॉडल किस में होगा? अच्छा जी, अब मुझे बताएं बच्चों, इधर तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा ना, ये तो आपको पता ही है, अभी ऊपर बात हुई है। इधर क्या आ जाएगा जी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। चलें इधर तक। अब गौर से बताइएगा, फेयर वैल्यू मॉडल में क्या आएगा? रेंटल इनकम अर्नड तो आएगी, लीज रेंटल अर्नड तो आएंगे ना, उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो आएंगे। और बताओ, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इंपेयरमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है? वो फेयर वैल्यू अपडेट होती है बस, उसकी फेयर वैल्यू गेन या लॉस आएगा बस। ओके बच्चों? ओके सर। और SOFE में क्या आ जाएगा?
एसओएफई में क्या आ जाएगा बोले, एसओएफई में क्या आ जाएगा, फेयर वैल्यू बस अपडेटेड वाली जाएगी और तो कुछ भी नहीं जाएगा। क्या ख्याल है, कहता जी फेयर वैल्यू गेन लॉस, लीज रेंटल अर्न, कहता जी ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये बातें जानी है जी। और कहता नो इंपेयरमेंट लॉस स्लैश रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट। एक और चीज नहीं होनी इधर, नो आप क्या बात समझ गए हैं मेरी। और इधर इधर क्या आएगा बोले, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू अपडेटेड वाली, कौन सी वाली, फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ ईयर वाली, एट द क्या मेरी बात समझ आती है बच्चों, आपको क्या बात समझ आ रही है। ओके सर, अब क्या करना है आपने, क्या करना है, आपका क्या काम है जी। देखिए कुछ फायदा हुआ एक्सट्रैक्ट्स का आपको इस दफा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं, इस दफा के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बड़े सवाल सेक्शन बी के अंदर आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, 18 17 16 17 18 20 नंबर तक, मेरी बात समझे हैं, और छोटे सवालों में भी आ सकते हैं। तो आपने इसको अब क्या करना है बताएं, क्या करना है जी, जाके रिवाइज। बच्चा रिवाइज तो देखे, मेरी बात सुने सुने, तरीका ये है, जो बच्चा चाहता है ना, देखो 18 से 20 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इवन एक नंबर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल स्टडीज में। आपने घर जाना है, आज जरा ना 2-3 घंटे दे दें जरा, आज जरा पता लग जाए R1 को हुआ है उसके साथ क्या। मेरा नहीं ख्याल किसी दिन भी आपने R1 को, मैं टेस्टों के अलावा कह रहा हूँ, टेस्ट रेस के अलावा कह रहा हूँ, टर्म टेस्ट रेस के अलावा कह रहा हूँ, घर गए और आपको 3-3 4-4 घंटे आपने R1 को दिए हो, मेरा नहीं ख्याल इतना पढ़ना कभी पड़ा होगा आपको। आज जरा 1.5 घंटा दे के देखें जरा, आपने करना क्या है, आपने ये एक्सट्रैक्ट्स वाला सफा देखना है, जो चीजें इसमें लिखी हैं ये मैं शेयर कर देता हूँ, पहले भी मेरा ख्याल किया हुआ है, अब कुछ चीजें 1-2 अपडेट की हैं, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ। अब जरा गौर से सुननी है बात, आपने घर जाना है, घर जाके इसको ना तसल्ली के साथ ना इसको पढ़ लें, पहले खुद सोचें ये चीजें आ सकती हैं, पहले खुद सोचें, जो अभी मैंने रिवाइज करवाया ना आपको, खुद सोचें। अच्छा यार, जो ऑनलाइन वाले हैं आप भी ये काम करेंगे, जो फिजिकल वालों ने ऑनलाइन लेक्चर लेना है ये वाला, आप भी यही वाली हरकत करेंगे। अब लेक्चर बंद कर दें, खुद सोचें कितने स्टैंडर्ड्स हैं जी, IAS 16, IAS 36, IAS 23, IAS 20, IAS 40, 40 में 2 मॉडल, सही है जी, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू। अच्छा जी, और IAS 16 में कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, वो तो खैर उसमें तो सरप्लस का इजाफा होना है जी। अब मेरी बात सुनिए, आपने ना सारों में जाके खुद सोचना ये आ सकता है, सोचना है, फिर कंपेयर करना है इस डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है जी। आप 50-60% शायद आप सही हो, फिर उसके बाद बच्चों आपने फिर दोबारा एक दफा देखना है, फिर आपने 3 दफा अपने हाथ मुबारक से इसको बनाना है दोबारा। क्या करना है, एक दफा देख के बनाना, एक दफा क्या करना, देख के, जुबानी नहीं, एक दफा क्या, देख के, फिर 2 दफा जुबानी, क्या बच्चों कर लेंगे। देखो बार बार खपने की बजाय एक दफा बंदा खप ले, वो ज्यादा बेहतर होता है। क्या मेरी बात समझे हैं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर जब एक्सट्रैक्ट के सवाल शुरू करवाऊंगा ना, आपका 60-70% आपको पहले ही पता होगा आना क्या क्या है। फिर जब क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा सा माइंड क्या होगा, फिर उधर भी चलना शुरू होगा, तो ये क्वेश्चन हमें क्या लगने लगेंगे, आसान। क्या बात समझे हैं, क्या बात समझे हैं, और बात समझे हो बच्चों। अभी ये करें, फिर एक्सट्रैक्ट का जब पहले 1-2 सवाल लंबे करवाऊंगा ना, शायद मुश्किल लगे, एक आधा सवाल मुश्किल लगे, फिर इंशाल्लाह सेट हो जाएंगी चीजें। क्या बात समझ आई है, डन मेरे भाई, कर लेंगे इंशाल्लाह ये, ठीक है बच्चों, बस ठीक है, ओके जी। किसमें, IAS 16 के एक्सट्रैक्ट्स में इनका सवाल ये है कि सर जो आपने IAS 40 है जी कॉस्ट मॉडल, और IAS 16 में क्या है, बोले शाबाश, IAS 16 में कॉस्ट मॉडल है, इधर क्या है जी, फेयर वैल्यू मॉडल है। हाँ, अगर आप एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हुए ना, एक्सट्रैक्ट का सवाल आ गया, एक्सट्रैक्ट का जब सवाल आएगा तो एक ट्रांजैक्शन दी होगी ना, वो तो अभी मैंने लहदा स्टैंडर्ड्स के बनाए हैं, तो जब आप एक्सट्रैक्ट्स बनाएंगे तब तो आपने इकट्ठे सारों के बनाने हैं ना, तो वो तो फिर आपके उसका नाम है, बस क्या लिखेंगे इधर, आपने इधर लिख देना जी रिवैल्यूएशन सरप्लस। क्यों, IAS 16 में कॉस्ट मॉडल है, क्या है जी, कॉस्ट मॉडल, और क्या जी, बोलो शाबाश, उधर क्या है जी, फेयर वैल्यू मॉडल।
तो उधर तो आपने बाइफर्केशन नहीं करनी ना किस स्टैंडर्ड में, ये हमने स्टैंडर्ड के रेफरेंस नहीं देने, हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस बच्चों नहीं देने, ना हमने लिखना IS 23 में ये आएगा, ये तो अपने समझने के लिए है। क्या है बच्चों, क्या बात समझे? बाकी ठीक है, बिल्कुल सही है जी। IS 16 ये वाली जो बात है ना, ये वाली ये किधर गया यार, ये वाला, ये OCI, ये क्या है बच्चों, OCI। ये इधर जो लिखा ये IS 16 में कॉस्ट मॉडल है, क्या है, ये ज्यादा बेहतर है, ये IS 16 में लिखना ये ज्यादा बेहतर है, सही है, ये IS 16 में लिखना ज्यादा बेहतर है। ठीक है बच्चों, IS 16 में रिवोल्यूशन की ना हमने, फिर इसमें लेके आए हैं, किस में भला बोलो, शाबाश, IS 40 में, फेयर वैली मॉडल में। हाँ ठीक है ये बात, चलो ठीक है बच्चों, ओके डन है जी। चलें जी, उम्मीद अब ये करके आएंगे आप इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह करेक्शन ऑफ एरर स्टार्ट करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।